हेलो एवरीवन। गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक श्रृंखला पूरी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और इस श्रृंखला में 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में भी टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि एग्जाम का पैटर्न है, 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में भी हम लोग 38 क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए भाई देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष, खाली जगह है यहाँ पर, में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन दिए रखे 1876, 1897, 1899, 1882। तो इसका सही आंसर जो है वो विकल्प नंबर 2 है, 1897 ईस्वी में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके विषय में। देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1897 में 1 मई को की गई थी। 1897 में 1 मई को। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, मुख्य शिष्यों में से एक थे, तो उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अच्छा, अब देखिए, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास हावड़ा में, ठीक है, बेलूर मठ है जो वहां स्थित है। ठीक है, और ये जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना का प्रमुख जो लक्ष्य कहें या फिर उद्देश्य है वो क्या था? प्राचीन हिंदू वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। क्या? हिंदू वेदांत दर्शन। ठीक है, हिंदू वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार जो था वो रामकृष्ण मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है विपणन सहायता और सेवाएं योजना। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 11वीं योजना है। इसका क्या मतलब है? 11वीं योजना का मतलब है 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज शुरू हुई थी। ठीक है, शुरू की गई थी। कह रहे कि से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है। मतलब ये जो योजना है विपणन सहायता और सेवाएं योजना, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है? ऑप्शन दे रखे हैं हस्तशिल्प, चमड़े का सामान, रत्न और आभूषण और हथकरघा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है, हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों का ये समर्थन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से पूछा गया। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन है टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा और गोदावरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, टेथिस। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हिमालय जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति टेथिस सागर नामक एक महान भूसन्निधि से हुई है। तो टेथिस जो है इसका पूरा क्या है? टेथिस सागर, टेथिस सागर भूसन्निधि। ठीक, टेथिस सागर भूसन्निधि से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब हुआ क्या था? 120 मिलियन वर्ष पहले, कितना? लगभग 120 मिलियन, 120 मिलियन वर्ष पहले क्या था? विश्व में केवल 2 बड़े बड़े महाद्वीप थे। ठीक है, अगर पूरा पृथ्वी की बात की जाए, ठीक है, तो ग्लोब पर क्या था? 2 ही सिर्फ बड़े बड़े महाद्वीप थे। ठीक है, एक हो गया हमारा उत्तर में, ठीक, और एक हो गया दक्षिण में। ठीक, अच्छा, इनके नाम की बात की जाए तो उत्तर में जो था उसका नाम था अंगारा लैंड, इसी को लौरासिया भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिण में जो था वो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, गोंडवाना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो थे, मतलब उस टाइम पर सिर्फ 2 ही महाद्वीप थे। ठीक है, अब जो ये दोनों महाद्वीप है इन्हीं के बीच में, मतलब लौरासिया, ठीक है, और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर नामक एक लंबा, संकीर्ण और उथला समुद्र था। इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर क्या था? एक लंबा सा उथला, उथला का मतलब कम गहरा, ठीक है, संकीर्ण का मतलब पतला समुद्र था। अब क्या था? ये जो महाद्वीप थे, ठीक, इन क्षेत्रों से नदियां भी बहती थी। ठीक है, तो इन नदियों से, नदियों के साथ में क्या होता था? जो भी
मिट्टी वगैरह और जो भी कंक्रीट वगैरह था सब बह करके आता था यहाँ पर, ठीक है, और ये इकट्ठा होता चला गया, ठीक है। तो कालांतर में आगे चल करके इसी जो बीच में जो है क्या नाम है इसका, टेथिस सागर, ये जो बीच में इसका नाम क्या है, टेथिस सागर, ये वाला टेथिस सागर, ठीक है। इसी से आगे चल करके हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है हिमालय पार की नदियां खाली जगह कौन कौन सी हैं, ठीक है। हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं, ऑप्शन दे रखे हैं सतलुज, गंगा, हाँ सिंधु तथा गंगा, दूसरे ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट को समझेंगे। हिमालय पार की नदियां जो हैं, ठीक है, वो महान या फिर वृहत हिमालय के बाहर से निकलती हैं। ध्यान देंगे पॉइंट पर, हिमालय पार की नदियां किनको कहा जाता है, जो वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय के बाहर से निकलती है, ठीक है। और इन नदियों में कौन कौन शामिल है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका 2, ये देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये नदियां जो हिमालय के बाहर से निकलती हैं। अच्छा, अब इसके बाद में हिमालयी नदियां कौन सी होती है, फिर हिमालयी नदियां वे हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय में होती है और उत्तरी मैदानों से होकर के बहती हैं। उदाहरण की बात की जाए तो गंगा हो गई, ठीक है, यमुना हो गई, और इन दोनों नदियों की सहायक नदियां हो गई, सहायक नदियां, ठीक। तो ये नदियां जो हैं वो हिमालयी नदियां कही जाती हैं, और ये वाली नदियां ये हिमालय पार की नदियां कही जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बुद्ध का जन्म खाली जगह में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। देखिए लुम्बिनी जो है वो दक्षिण नेपाल में स्थित है, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है, दक्षिण नेपाल में है। और वही लुम्बिनी में एक शाही परिवार शाक्य, ठीक है, शाक्य जो लोग हैं, ठीक है, उन्हीं से संबंधित एक शाही परिवार था, उसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य साम्राज्य की राजधानी शहर जो थी वो कपिलवस्तु, वहां पर बड़े हुए थे, ठीक है, शिक्षा दीक्षा हुई थी वहीं पर। अच्छा, अब ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर बुद्ध की जन्म तिथि जो है वो कितनी मानी जाती है, लगभग 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व इनकी जन्म तिथि मानी जाती है महात्मा बुद्ध की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चोल राजवंश जो है वो दक्षिण भारत के राजवंश हैं, और पूछा है कि इस चोल राजवंश में जो उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि चोल राजवंश का पहला शासक कौन था या फिर चोल राजवंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। यहाँ पर पूछा है इस राजवंश में उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। ऑप्शन है विजयालय, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है विजयालय, ये विजयालय जो है ये चोल राजवंश के संस्थापक हैं। कौन है, संस्थापक हैं, ठीक है। इन्होंने स्थापना तो कर दी थी लेकिन विस्तार नहीं कर पाए थे बढ़िया तरीके से। लेकिन जो ये राजराज चोल है, यही आंसर इसका सही है, ठीक, राजराज चोल, जिनको कि राजराज चोल प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत से आगे बढ़े थे, ठीक है, जो दक्षिण का भारत है हमारा, ठीक है, दक्षिण भारत से आगे बढ़े थे यहाँ, ठीक, दक्षिण भारत से आगे बढ़कर के उन्होंने श्रीलंका तक, ठीक है, यहाँ से बढ़े और श्रीलंका तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाया। और उत्तर भारत में कहा, कलिंग, जो आज के टाइम पर उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। तो राजराज चोल या फिर राजराज प्रथम को जो है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जबकि संस्थापक कौन है, वो विजयालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वीजी जोग। पहले तो वीजी जोग का पूरा नाम जान लेंगे। वीजी जोग का पूरा नाम है विष्णु गोविंद जोग, ठीक है, विष्णु गोविंद जोग, ठीक है। तो हो गए वी और जी, वीजी जोग। तो वीजी जोग जो है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वायलिन, ठीक है। वीजी जोग जो थे वो वायलिन से संबंधित थे। अच्छा, अब इनके बारे में एक चीज जान लीजिए, ये भारतीय वायलिन वादक थे। वीजी जोग जो है वो भारतीय वायलिन वादक थे, और इन्होंने ही इस संगीत उपकरण को हिंदुस्तानी संगीत में शामिल करने का मतलब प्रयास किया, और फिर शामिल भी हुआ।
इसलिए इसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, और एक बात, 1985 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण, सिर्फ विभूषण नहीं, पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, इसको वीजी जोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? ठीक है, ऑप्शन है भोजपुरी, थारू, हिंदी और नेपाली। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेपाली जो है वो नेपाल की आधिकारिक भाषा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, नेपाली जो है वो पूर्वी पहाड़ी की उपशाखा की एक भारतीय आर्य बोली है। नेपाली क्या है? एक भारतीय आर्य बोली है। ठीक है, और यही नेपाल की आधिकारिक भाषा भी है। अच्छा, अब जो नेपाली है ये मुख्य रूप से नेपाल और भूटान में लगभग 1/4 आबादी के द्वारा बोली भी जाती है। ठीक है, नेपाल जो है, नेपाली जो है वो नेपाल और भूटान दोनों देश के लोगों के द्वारा, अब कितनी आबादी? लगभग 1/4 आबादी के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, अब भारत में भी जो नेपाली भाषा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का वर्णन है उसमें भारतीय भाषा के रूप में इसका भी स्थान है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, जिन 22 भाषाओं में से एक नेपाली भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एक तत्व के समस्थानिकों में होती है, खाली जगह है यहाँ पर, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है भौतिक, समान भौतिक गुण, नंबर 2 भिन्न रासायनिक गुण, नंबर 3 न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, या फिर भिन्न परमाणु संख्या। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, क्या होता है? ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ये परमाणु की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो समस्थानिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, अर्थात क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या n से लिखी जाती है, जो n से, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या n से लिखी जाती है, और ये परमाणु भार के बराबर होती है, परमाणु भार के बराबर होती है, और यही भिन्न भिन्न होती है। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। ठीक है, अच्छा, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये होते हैं समस्थानिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए भाई कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, साबुन के अणु मिशेली कहलाने वाली संरचना बनाते हैं। सही है भाई, सामान्यीकरण की अभिक्रिया में पढ़ा होगा, साबुन को जल में घोलने पर मिशेल बनता है ना, मिशेली करना, ये सही है। ठीक है, अगला क्या है? साबुन के मिशेल सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है भाई, साबुन का जो मिशेल है वो सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। ठीक है, इसीलिए वो बादल जैसे दिखाई पड़ता है। अगला क्या है? तैलीय मैल, अच्छा, जो तैलीय मैल होता है केवल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। बिल्कुल केंद्र में एकत्रित होता है, तो ये भी सही है। अब चुन लेंगे ऑप्शन अपना। इसमें कहा है पहला तथा दूसरा दोनों, नहीं ये गलत है। पहला तथा तीसरा, हाँ यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, 36 से 51 जो अनुच्छेद है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के में दिए हुए हैं। मतलब किस भाग में दिए हुए हैं ये पूछा। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में
आता है। अच्छा देखिए, भारतीय संविधान में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें क्या कहा इन्होंने, धर्म से संबंधित मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किस वर्ग में है? ऑप्शन दिए गए, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी नहीं है, समानता का अधिकार बिल्कुल। ठीक है, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है हमारा संविधान। ठीक है, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। किस कौन सी? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हो, क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के अस्तर अथवा फेफड़ों की कूपिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, सरल सल्की एपिथेलियम। अब थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए सल्की एपिथेलियम जो होती है, ये सल्की एपिथेलियम जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की, एक होती है सरल सल्की एपिथेलियम और दूसरी होती है स्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, एक तो हो जाती है हमारी सरल वाली, सरल जो लिखी हुई है यहाँ पर सरल सल्की एपिथेलियम, और दूसरी होती है स्तरी, जिसमें कि स्तर होते हैं। ठीक है, तो स्तरी होती है। ठीक है, अच्छा अब सरल सल्की एपिथेलियम जो होती है वो रक्त वाहिकाओं या फिर फेफड़ों की कूपिका में, ठीक, कूपिका को अंग्रेजी में बोलते हैं एल्वियोली, में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ठीक है, तो ये बायोलॉजी में वर्गीकरण का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, मोनेरा जगत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो भी नाम लिखे हुए यहाँ पर, जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा जो है, ये सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये जो मोनेरा जगत है, इस जगत में क्या होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है इसमें? मोनेरा में, मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक ठीक है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा में क्या है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ठीक, अब ये होते क्या है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव? इनकी कोशिका के ऊपर जो होता है वो कोशिका भित्ति, केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव। ठीक है, जो सभी किसके अंतर्गत है? मोनेरा वर्ग के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स का दिया गया है, इसमें न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। कहा है किसी तार का प्रतिरोधक ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, किसमें ज्ञात करना है? मेगा ओमेगा में, ध्यान देंगे यहाँ पर, मेगा ओमेगा में ज्ञात करना है। अब तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे एल बराबर कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, एल बराबर 10 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। कितना है ये? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 100 ओम मीटर है। ठीक है, प्रतिरोधकता को लिखते हैं हम लोग रो से, ये ऐसे रो बनता है। ठीक है, कितनी है ये? 100 ओम मीटर। ठीक है, तो पूछा क्या इन्होंने? आर पूछा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, ये देखिए लंबाई दे रखी है मीटर में, जबकि क्षेत्रफल देखा है सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे। क्षेत्रफल जो हमारा दे रखा है ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो कितना बनेगा भाई? 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में ना, तो गुणा करेंगे तो 4 अंक को बाद 10 लगाना पड़ेगा हमको, 1 2 और 3 और 4। ठीक है, 4 क्या, यहाँ पर 1 0 हटाएंगे, 1 लिख देंगे, तो टोटल 4 अंक हो गए हमारे ना, 1 2 3 4 दशमलव भी लग गया। ठीक है, तो ये बदल गया यहाँ पर। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रो और एल, ठीक है, अपॉन ए, अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए मान रखेंगे जल्दी से इसमें। रो का मान कितना है? ये 100 इंटू एल कितना है? 10,
अपॉन ए कितना है, ए हमारा अभी निकाला था जो हमने 0.0001, ठीक है 0.0001। अब इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव हटाया हम लोगों ने इधर से, और 1 2 3 4 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है 4 जीरो बढ़े। अब यहाँ पर एक बार हम लोग 10 लिख लेंगे और इंटू 10 टू दी पावर देखेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 10 टू दी पावर 6 लिखा हुआ है, या तो अगर इतना ही लिखेंगे तो सिर्फ हम ओम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें कहा किसमें, मेगा में कहा है ना, तो ये हट जाएगा और इस जगह पर मेगा आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा 10 मेगा ओम, ठीक, ये सही जवाब बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, चौथा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है ना, सभी को पता है भाई ऊपर की ओर बल लगता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसको कि प्लवन का नियम भी कहते हैं, ठीक है, प्लवन का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब किसी वस्तु को, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये किसी पात्र में जल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर किसी वस्तु को डुबो रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये डुबोने की कोशिश की, तो ये वस्तु का जो डूबा हुआ भाग है ये जो है अपने भार के बराबर द्रव को क्या करेगा, बाहर विस्थापित कर देगा, ठीक है। अब सुनिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है, और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। इसी को उत्प्लावन का नियम भी कहते हैं। अच्छा, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है यह द्रव और गैस दोनों पर लागू है, ध्यान देंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो द्रव और गैस दोनों पर लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया है, आयतन के अनुसार वायु में 21% होती है कौन सी गैस है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन ही वायु में 21% होती है। अगर थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी चाहे तो देखिए शुष्क हवा में 78.09% जो है वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और 20.95% जो है वो O2 होती है, ठीक है, N2 लिख लेंगे वहां पे, ठीक है, N2 और O2, और 0.93% आर्गन होती है, ठीक, कौन सी, आर्गन गैस, ठीक है। इसके बाद में 0.04% कौन सी होती है, CO2 गैस होती है, ठीक है, और अन्य गैसें जो है बहुत कम मात्रा में होती हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, वायु में जलवाष्प एक अपरिवर्तनीय मात्रा में होती है, जलवाष्प भी होती है, जिसको क्या किससे लिखेंगे, H2O, नमी, ठीक है, जलवाष्प भी होती है। और अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो समुद्र तल पर जो है औसतन लगभग 1% और पूरे वातावरण में 0.4%, ठीक है, ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन तथा रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए, मतलब बदलने के लिए, कभी नॉर्मल, ठीक है, कभी वेब लेआउट लगा लिया, कभी प्रिंट लेआउट, ठीक, कभी आउटलाइन, कभी रीडिंग व्यू, इनको बदलने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। अच्छा, किसके द्वारा हम विकल्प चुनते हैं इसमें से, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, व्यू बटन्स के द्वारा, ठीक है, व्यू बटन्स को का प्रयोग करके हम लोग इनमें से किसी भी चीज को चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया क्वेश्चन है, यहूदियों का प्रार्थना स्थल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सभी को तो लगभग हम नॉर्मली जानते हैं हम लोग, ठीक है। यहूदियों का प्रार्थना स्थल क्या है, पहला ऑप्शन चर्च, बिल्कुल नहीं, ये किसका, ईसाइयों का है, ठीक, कैफे तो किसी का भी नहीं हो सकता है। सिनेगॉग, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिनेगॉग जो होता है वो यहूदियों का प्रार्थना स्थल कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए सिनेगॉग के अंदर क्या करते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं ये यरूशलेम की दिशा में होकर के प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, सिनेगॉग के अंदर यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम की ओर चेहरा करके ये लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 193 देश हैं टोटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फैक्ट है पूरा। संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? 193 देश है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काफी लोगों को नहीं पता होगा सैडलर आयोग क्या होता है। पहले तो इसका आंसर देख लेंगे। इसका जो है विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, सैडलर आयोग का गठन जो है वो 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए, किसके लिए? कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था आयोग। ठीक है, अच्छा, इस आयोग में 2 भारतीय लोग भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, अब इस आयोग के प्रमुख सुझाव समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुझाव जो थे, नंबर 1 पर क्या था कि जो कक्षा 12 की कक्षाएं हैं, ठीक है, 12th क्लास इंटरमीडिएट कक्षाएं जो है वो विश्वविद्यालय से अलग की जाएं। ठीक, पहला सुझाव। दूसरा क्या था? इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालक हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। मतलब 12th की परीक्षाओं के संचालन के लिए क्या किया जाए? माध्यमिक बोर्ड अलग से बनाया जाए। ठीक है, और क्या सुझाव दिया था इन्होंने? स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है, स्नातक स्तर पर 3 वर्ष का पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय या फिर इसको त्रिवर्षीय, ठीक, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, और क्या? महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर। ठीक, और क्या सुझाव दिया इन्होंने? प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति, ठीक है, वाइस चांसलर, चांसलर जिसको बोल देते हैं हम लोग, कुलपति की नियुक्ति की जाए। ठीक, इतने इन्होंने सुझाव भी दिए थे। किसने? सैडलर आयोग ने। ठीक है, कब गठन हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए, मतलब उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिकेट्स, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। ठीक है, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, बी या फिर ए? बिल्कुल सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। अब देखिए कैसे होती है, समझना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब इस रोग में क्या होता है? बच्चों की हड्डियां मुलायम और कमजोर हो जाती है। ठीक है, बच्चों की हड्डियां कैसे हो जाती है? मुलायम और कमजोर। अच्छा, विटामिन डी जो है वो आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान देंगे, विटामिन डी क्या करता है? आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा, अब जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा नहीं बन पाएगी, है ना, तो फिर क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ये है पूरा इसका प्रोसेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियां, ठीक है, कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियां या फिर कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है? ऑप्शन भद्राचलम, कांचीपुरम, करनाल और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 कांचीपुरम। ठीक है, तमिलनाडु में है ये। तो तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, और ये सिल्क सिटी के भी नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है? पीछे आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है, नेपाली वाली भाषा में। तो कौन सी अनुसूची है इसमें? आंसर ऑप्शन नंबर 3 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं, टोटल कितनी? 22 भाषाएं इसमें सूचीबद्ध की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को, मतलब
शिक्षा सबको प्रोवाइड कराई जाए, उसका जो खर्चा होगा, ठीक है, आर्थिक भार को कितने अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 60:40, भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ठीक है। भारत सरकार 60% और केंद्र सरकार 40, नहीं, राज्य सरकार 40%, ठीक है। अब देखिए ये कब हुआ था, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो आया था 2009 में, ठीक है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में आर्थिक भार को 60 और 40 के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी थी। अच्छा, ये तो हो गई केंद्र और राज्य के बीच की बात सभी राज्यों के लिए, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर पूर्वोत्तर और विशेष राज्यों के लिए, कहाँ कहाँ, पूर्वोत्तर तथा जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, तथा विशेष राज्यों में ये अनुपात कितना है, 90:10 ये है, ठीक है। बाकी राज्यों के लिए 60:40, जबकि पूर्वोत्तर तथा विशेष राज्यों के लिए कितना है, 90:10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, सन 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन है दिलीप कुमार, सत्यजीत राय, देविका रानी, लता मंगेशकर। तो इसका सही जवाब है देविका रानी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए देविका रानी जो थी वो भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में विख्यात हैं। देविका रानी जो है ये भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला, ठीक है, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में विख्यात हैं। इन्हें 1969 में, ये देखो जैसा कि लिखा हुआ है, 1969 में क्या किया गया था, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान, ठीक है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था इनको। अच्छा, देविका रानी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब की थी? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में एक फिल्म थी कर्मा, कौन सी? कर्मा फिल्म, ठीक है, कर्मा मूवी थी, उसी से इन्होंने शुरुआत की थी। और ये जो फिल्म थी कर्मा, ये अंग्रेजी भाषा में थी, ये इंग्लिश में थी, ठीक है। तो ये जो फिल्म है ये अंग्रेजी भाषा में बनी भारत की प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म भी बन गई, कौन सी? कर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सी राजगोपालाचारी। तो इसका जवाब लगभग पता होना चाहिए सभी को। यहाँ पर ट्रुथ की बात हो रही है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है ये, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्म कथा, ठीक है। अब इसमें क्या किया था गांधी जी ने, अपने बचपन से लेकर के, ठीक है, बचपन से लेकर के 1921 तक के अपने जीवन का वर्णन किया हुआ है इसमें। अच्छा, अब देखिए यह जो आत्मकथा है उनकी साप्ताहिक एक पत्रिका थी, कौन थी? नवजीवन, नवजीवन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसी में गांधी जी इसको प्रकाशित करवाया करते थे। और ये कब से कब तक हुई थी? 1925 से लेकर के 1929 तक प्रकाशित हुई थी, ठीक, इस पत्रिका में। बाद में इसको इकट्ठा करके आत्मकथा बना दिया गया इसको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाँ, पूछा गया है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे किस बाजार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, प्राथमिक बाजार, ठीक है, प्राथमिक बाजार के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, गलत है। दूसरा एथिलीन, बिल्कुल सही जवाब है। एथिलीन जो है पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायनों में से एक है, क्योंकि इसका जो है लगभग 60% जो है उपयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है प्लास्टिक वगैरह बनाने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, 2 अक्टूबर की जो तारीख है वो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इनका भी है। मतलब 2 अक्टूबर को किन किन लोगों का जन्म दिवस होता है? महात्मा गांधी का तो है, सभी को पता है लगभग, ठीक है। और किन का है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं, नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों लोगों का जन्मदिन कब है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जो महात्मा गांधी है सभी को पता है, राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता का माने जाते हैं, ठीक है, कहे जाते हैं हमारे राष्ट्रपिता हैं भाई देश के। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सभी को ज्यादा नहीं पता होता है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो है वो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, कौन सा, जय जवान जय किसान। ध्यान रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। पहले कौन थे? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, और महात्मा गांधी जी क्या है? राष्ट्रपिता हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, ठीक है, यहाँ पर एक बांध का नाम दिया, कौन सा? अर्जुन बांध, ठीक है, इसे नहर, अर्जुन बांध नहर से, ठीक है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अर्जुन बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चरखारी में, फिर से सुनिएगा, अर्जुन बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, ठीक है, और यह 1957 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था, ठीक। अर्जुन बांध की जो 42 किलोमीटर मुख्य नहर से, कितनी लंबी नहर है? 42 किलोमीटर की नहर है। इससे महोबा, ठीक, और हमीरपुर, ठीक, महोबा और हमीरपुर ये दो जिले हैं, ठीक है, महोबा तथा हमीरपुर जिले के लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि, 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, ठीक है। अब इसमें से देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा मिल रहा है इसमें, ये चौथा मिल रहा है, हमीरपुर, ठीक है। तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर है, ठीक है। चलिए भाई, और ये स्थित भी वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है श्रावस्ती, बिठूर, कालपी, में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो बिठूर में स्थापित है, ठीक। और बिठूर कहाँ है? ये गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। अच्छा, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिठूर में तो है ही, और चित्रकूट में भी स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है हिंडाल्को स्थापित है। अब सबसे पहले तो भाई हिंडाल्को है क्या, ये पता चलना चाहिए ना, हिंडाल्को क्या है। देखिए हिंडाल्को जो है वो एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है एक, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। हिंडाल्को की स्थापना जो थी वो 1958 में कहाँ हुई थी? पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य हो गया और उसमें सोनभद्र जिला हो गया और रेणुकूट जिला हो गया, एक नाम जगह हो गई, ठीक, वहां पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? दूसरा, ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्या है इसका उद्देश्य? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? देखिए यूरेनियम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 92 यूरेनियम 235। 92 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, U इसका प्रतीक हो गया और 235 इसका परमाणु भार हो गया। परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, ठीक है, और परमाणु भार को A से लिखते हैं, ठीक है, प्रतीक इसका U हो गया। पूछा है कि सीमित भंडार की खोज कहाँ की गई, किस जिले में उत्तर प्रदेश के? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 ललितपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब है नरौरा में, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले सेटों में भी आ चुका है, ठीक है, नरौरा में स्थापित है। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर जिले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 ये सब यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? ठीक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बेतवा। ठीक है, राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चित्र दिया गया है आपके सामने और पूछा गया है उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। क्या लिखा हुआ देखिए, 3.5 m का मतलब मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। कुछ निशान बने हुए, ऑप्शन देखते हैं कि अच्छा ये देखिए ऊपर निशान बना हुआ है, ये नीचे निशान बना हुआ है, तो लंबाई है ना, ये नापेंगे, मतलब एक लिमिट बता दी इन्होंने 3.5 मीटर। ऑप्शन देखते हैं, केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए प्रवेश। बिल्कुल सही जवाब यही हो गया बस। ठीक है, चलिए इस तरीके से आज भी हम लोगों ने पूरे 38 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उनका व्याख्यात्मक हल देखा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ाई करना, चलिए पढ़ाई करना तो करना भी चाहिए, फैक्ट पढ़नी चाहिए, लेकिन जब तक कि आप क्वेश्चंस का एक प्रारूप नहीं देखेंगे, उनके लेवल को नहीं समझेंगे, तब तक कि प्रश्न हल कर पाना और अच्छे अंक प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।